वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रही वो है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन परिवार। क्लियर है? नाइट्रोजन परिवार में मैंने नाइट्रोजन के जितने भी यौगिक उसको क्लियर कर रखी है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है किसमें? फास्फोरस में, है ना। और फास्फोरस के मैंने बनाने की तकनीक आपको पिछले वीडियो में बता रखी है। और आज के जो पॉइंट है वो फास्फोरस के यौगिक है। फास्फोरस के बनाने की तकनीकी, उसके उपयोग, ये सब मैंने बता रखी है आपको, है ना। और आज का पॉइंट है वो फास्फोरस के यौगिक। और उस फास्फोरस के यौगिक में हम लोग पहला यौगिक पढ़ेंगे फास्फिन। और मेन टॉपिक आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि फास्फिन बनाने के प्रयोगशाला विधि को समझाइए, या फास्फिन के भौतिक गुण को समझाइए, या फास्फिन के रासायनिक गुण को समझाइए, या फास्फिन की संरचना को समझाइए, है ना। तो सबका अलग अलग क्वेश्चन बनेगा और एक साथ आएगा कि फास्फोरस के प्रयोगशाला विधि के साथ साथ संरचना बताइए, भौतिक गुण बताइए, रासायनिक गुण। तो बहुत लंबी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये लंबा एक साथ नहीं आता है तो क्या आता है कि फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि को समझाइए, ऐसा आता है, या तो फास्फिन के संरचना को समझिए। तो संरचना अलग बताऊँगा, अभी मैं बनाने की विधि बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट पे चलते हैं सीधा। फास्फिन कैसे बनता है, इसके रासायनिक समीकरण किस तरह से हमको प्राप्त होता है, देखिए ध्यान से, है ना। तो फास्फिन, तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि आप इसको लिखना नॉर्मल बनाने की विधि, और उसके बाद प्रयोग विधि बताऊंगा मैं, है ना। बनाने की विधि क्या होता है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? समीकरण लिखोगे। समीकरण के लिए जगह यहाँ पर रख देते हैं ना। तो PH3 ये आपको पता होगा, फास्फोरस और एक हाइड्रोजन, और इसके पास लोन पेयर। क्लियर है? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15। इसका देखें तो 2, 8, 5 बोरबरी का, अर्थात इसके बाद हमको 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 लिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लिया, है ना। हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो गया, है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब ये लोन पेयर के रूप में बचा। जैसे कि NH3 की संरचना हम लोग पढ़े हैं ना, वैसे ही, ठीक है। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं। प्रयोगशाला में फास्फिन को सफ़ेद फास्फोरस मतलब सीधा मैंने अभी मैंने बताया फास्फोरस बनाने की विधि, जिसमें आप सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस पढ़े होंगे, ठीक है। तो फास्फोरस, तो प्रयोगशाला में फास्फिन को PH3 को सफ़ेद फास्फोरस व सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण करने के लिए CO2 या तेल गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। के साथ निष्क्रिय वातावरण CO2 या तेल गैस में एक गोल पेंदी के फ्लास्क में गर्म करके बनाया जाता है। किसको? फास्फिन को। और क्या लेंगे हम लोग? H2O की मात्रा भी लेंगे, है ना। और निष्क्रिय वातावरण के लिए हम लोग CO2 या तो तेल गैस है, इसका यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो ये होगी आपके पास बनाने की विधि। हाँ, चलो तो हम लोग चलते हैं प्रयोग विधि में। प्रयोग विधि क्या है, सीधा पॉइंट में देखते हैं क्या क्या है। तो ये अपने पास यहाँ पर जो बनाया वो क्या है, अपने पास कोई हमारे पास क्या है, गोल पेंदी वाला फ्लास्क है। इसमें हमने क्या लिया है? सफ़ेद फास्फोरस। यहाँ पर सफ़ेद फास्फोरस लिख लेना आप लोग, ठीक है। और किसका विलयन है हमारे पास? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, है ना। और ये जल गैस जा रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम लोग डालेंगे CO2 एवं तेल गैस। क्लियर है? तो सीधा देखिए, है ना। विधि में सर्वप्रथम NaOH विलयन गोल पेंदी वाले फ्लास्क में लेते हैं। गोल पेंदी वाले फ्लास्क में क्या लेते हैं? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तथा सफ़ेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े डालते हैं। इसमें सफ़ेद फास्फोरस के कुछ क्या डाल देते हैं? टुकड़े। यहाँ पर P4 की जगह आप लोग सफ़ेद फास्फोरस लिखना, ठीक है। ऐसे सेम तो है, लेकिन P4 संख्या से थोड़ी समझ आता है। तो फास्फोरस के टुकड़े डालते हैं। इसमें CO2 या तेल गैस, है ना, कोल गैस वायु को विस्थापित करने के लिए डालते हैं। मैंने बताया था आपको कि निष्क्रिय वातावरण स्थापित करने के लिए CO2 का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम NaCl विलयन गोल पेंदी वाले फ्लास्क में लेते हैं तथा सफ़ेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े डालते हैं। इसमें CO2 या तेल गैस, कोल गैस वायु को विस्थापित करने के लिए डालते हैं। अब फ्लास्क को खुली ज्वाला में गर्म करते हैं। खुली ज्वाला में गर्म करते हैं, ठीक है। अब सोचोगे कि ये लकड़ी का नहीं भी, यहाँ पर जाली लगा हुआ है, ठीक है।
है ना। अब फ्लास्क को खुली ज्वाला में गर्म करते हैं जिससे फास्फीन गैस बनती है। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, सफ़ेद फास्फोरस है, NaOH का विलयन है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए, V4 है अपने पास, क्या NaOH है अपने पास, H2O है, तो क्या बनाएगा ये सबसे पहले तो आपको पता होगा PH3 बनाएगा, ये आपको पता है ना। फास्फोरस तो निकल गया यहाँ से, लेकिन मेन रूप से जब क्रिया करता है तो सोडियम प्लस आयन है, ये कहाँ माइनस आयन है, ठीक है। ये OH अपने पास है, तो ये हमारे पास है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड भी बनाता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, तो NaH2PO2, ये सोडियम हाइपो नाइट्रोजन निकल गया यहाँ से, ये फास्फोरस निकल गया, हाइड्रोजन भी निकल गया, ऑक्सीजन भी निकल गया। तो फास्फोरस हाइड्रोजन ये बनाएगा फास्फीन, और ये बनाएगा आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्लियर है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, है ना। और लेकिन ये हमारा मेन उत्पाद नहीं, हमारा मेन उत्पाद तो ये है PH3, है ना। तो अब फ्लास्क को खुली ज्वाला में गर्म करते हैं जिससे फास्फीन गैस बनती है। शुद्ध फास्फीन ज्वलनशील नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ से जो फास्फीन बनेगी ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिंग बनाया हुआ इसका क्या मतलब है उसको समझना, कि शुद्ध फास्फीन ज्वलनशील नहीं है, लेकिन फास्फीन गैस में उपस्थित P2H2 है अपने अपने पास। क्लियर है, इसको बोलते हैं फास्फोरस डाइहाइड्रेट। कहाँ पर लिखा जाए, यहीं पर लिख लेना आप लोग, ठीक है, फास्फोरस डाइहाइड्रेट। तो शुद्ध फास्फीन ज्वलनशील नहीं है, लेकिन फास्फीन गैस में उपस्थित फास्फोरस डाइहाइड्रेट जलकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के श्वेत धुएं के घूमते हुए छल्ले बनाता है। देखिए यहाँ से जब आता है तो ये जल की सानिध्य में आता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें उपस्थित जो P2H4 ये जलकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के श्वेत धुएं के रूप में क्या होता है, ये होता है ऊपर की ओर घूमते हुए छल्ले का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं वार्टेक्स वलय। या वार्टेक्स रिंग कहते हैं। वार्टेक्स रिंग इसे किसे कहते हैं बोलेंगे तो यहाँ पर इतना लिख लीजिएगा कि फास्फीन ज्वलनशील नहीं होता है, लेकिन फास्फीन गैस में उपस्थित P2H2 जलकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में ऑक्साइड के श्वेत धुएं के रूप घूमते हुए छल्ले बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वार्टेक्स वलय। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको कि श्वेत धुएं के रूप में छल्ले बनाता है। कौन बनाता है, P2H5। तो यहाँ से जो आ रही है उसमें क्या है, अपने पास है फास्फीन भी है और फास्फीन है, एक मिश्रित गैस है ना। लेकिन जब ये वायु के संपर्क में आता है ना तो वो H4 इनके जो धुएं छल्ले निकलते हैं, है ना, ये तो बाहर होते हैं। अब बचा क्या, फास्फीन गैस। तो वहीं पर हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पर गैस जार रखते हैं, और उस गैस जार में क्या एकत्रित हो जाता है, PH3 एकत्रित हो जाता है। मतलब कहा जाए ये जो वलय के रूप में निकला वो है P2H5, जो कि किसके साथ मिश्रित था, फास्फीन के साथ मिश्रित था, ठीक है ना। तो तो सबसे पहले ये वायु के संपर्क में आया, तो वायु के संपर्क में आते ही जो P2H5 है वो निकल जाता है। अब बचा है कौन, फास्फीन बचा हुआ है, तो उसको एकत्रित कर लिया जाता है। इतना लिखना लास्ट, है ना। लेकिन शोधन की एक और विधि है कि जब यहाँ पर हमको जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपका पूरा मिश्रण प्राप्त होता है, तो यहाँ पर शोधन की विधि लिख लीजिएगा यहाँ पर, है ना, कि यदि गैस जार में एकत्रित करने के पूर्व, इसको हम लोग अगर गैस जार की अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको गैस जार में एकत्रित करने के पूर्व, है ना, गैस जार में एकत्रित करने के पूर्व हिमकारी मिश्रण द्वारा, ये लिखा है वो दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो तो सुनाई दे रहा होगा ना। तो यदि गैस जार में एकत्रित करने के पूर्व, है ना, हिमकारी मिश्रण द्वारा यदि फास्फीन गैस को यहाँ पर लिखना, यदि फास्फीन गैस को एकत्रित करने के पूर्व हिमकारी मिश्रण द्वारा ठंडी की गई यू नली से प्रवाहित की जाए। चलो यहाँ पर जो प्राप्त है, जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है उसको हम लोग मान जाए यू नली में प्रवाहित करते हैं, ठीक है। यू नली में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो
नली में प्रवाहित की जाती है तो P2H5 यहाँ पर प्रवाहित करेंगे तो फास्फिन भी है और P2H5 है, तो P2H5 क्या होती है, द्रवित हो जाती है और फास्फिन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ से जाएंगे तो P2H5 होकर द्रवित हो जाएगी यहाँ पर और यहाँ से निकल जाएगा आपका फास्फिन गैस, शुद्ध फास्फिन गैस, उसको बोलते हैं शोधन। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फास्फिन गैस बनाने की विधि। अब हम लोग चलते हैं फास्फिन के कुछ संरचना में, उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे रासायनिक गुण में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ संरचना, उसके बाद हम लोग रासायनिक गुण में चलेंगे। संरचना को मैं लिखूँगा नहीं, आपको नॉर्मल मैं बोल के बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएंगे जल्दी से, है ना, या तो ज़रूरत पड़ेगी तो लिख भी सकता हूँ। PH3 ये क्या है आपके पास, समझिए। P फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है तो 2, 8 और ये 5 जानते हो आप, बोरबरी का सिद्धांत। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन में 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन भैया, दूसरा हाइड्रोजन लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, और तीसरा हाइड्रोजन लिया नहीं है, मतलब क्रिया किया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्रिया कह सकते हैं ना, लिया है दिया है ना मैं बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर एक लोन पेयर बचा। क्लियर है? फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 6 4 10 तो 12 हो गया, और 12 3 15 हो गया। ठीक है, मतलब इसके बाह्यतम कोश यहाँ 3s कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में कितने, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके जो 3d है वो खाली है, इधर मैं 3d के 5 बॉयड लिखता हूँ तो ये खाली है। ठीक है, अगर अयुग्मित उत्तेजित अवस्था में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और 1 2 3 4 5 खाली आर्बिटर रहेंगे, मतलब sp3d संकरण बना सकते हैं, या तो sp3 संकरण बना सकते हैं। sp3 कब होगा, sp3 कब होगा, यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। तो यहाँ पर 1s 3p है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर s कक्षक मिला है, एक s कक्षक, लेकिन इसके पास ना अभी ये d कक्षक में नहीं गया है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 s कक्षक मिला है ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक ही s कक्षक है लेकिन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक sp बनाएगा, sp3, दूसरा sp3 बनाएगा ये वाला, तीसरा sp3 बनाएगा ये वाला, चौथा sp3 बनाएगा ये वाला, मतलब sp3 संकरण बनेंगे जिसमें से एक sp3 में एक अयुग्मित रहेगा, दूसरे में अयुग्मित रहेगा, तीसरे में तीन sp3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन एक sp3 में क्या रहेगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? ये बात आप समझना है ध्यान से। तो संरचना का डिटेल क्या है कि फास्फिन की संरचना मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, क्या होता है, पिरामिडी होता है। पिरामिड मतलब ऐसे देखो, पिरामिड किसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, पिरामिडी होता है। इसका केंद्रीय परमाणु कौन है, फास्फोरस। इसका केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। देखिए sp3 कैसे समझना है, sp3 मतलब क्या होता है, मैंने आपको निकालने का तरीका बता रखी है। देखिए ऊपर में, सॉरी इसके जस्ट पीछे बताया है मैंने। तो किसी का संकरण जाना है मतलब क्या समझते हो कि जिस तत्व का संकरण निकालना है उस तत्व को देखो कि वो कितने तत्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसी का अगर संकरण निकालना है तो उसको देखो कि कितने तत्व जुड़े हैं, तो 1 2 3 तत्व से जुड़ा हुआ है, प्लस उसके पास कितने लोन पेयर है उसको देखो। लोन पेयर क्या है, एक ही बस है, ये देखो, क्योंकि यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तो खर्चा हो गया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और बचा, मतलब ये लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, मतलब कुल मिला कितने, 4। तो 4 में कितने कक्षक, एक s, एक p और एक p। ऐसे आपको समझ जाना है कि इसमें कौन सा संकरण बनेगा, sp3 संकरण बनेंगे इस वाले में। ठीक है, अगर यही पास एक और कोई हाइड्रोजन मान जाए, जुड़ जाता, मान लो जाए ना, तो क्या होता, लोन पेयर तो 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 4 यहाँ पर कक्षक हो जाएंगे, यहाँ पर 5 जने जुड़ जाए, मा जाए तो 1 2 3 4 ऐसा होता है ना, लेकिन नियम हर जगह कुछ चेंजेस होता है। तो ये समझ आ गया आपको कि फास्फोरस के 1 2 3 तत्व जुड़े हुए और एक लोन पेयर बचे, इसलिए यहाँ पर 4 आ गया, तो 4 में sp3 संकरण बनेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि ये फास्फोरस है, उसकी संरचना होती है वो पिरामिडी होती है। इसका जो केंद्रीय परमाणु होता है वह sp3 संकरित अवस्था में होता है,
जिनके, देखिए sp3 मतलब 1 2 3 4, 4 कक्षक है तो 4 क्या बनाएंगे, sp3 बनाएंगे, 1 2 3 4। मैं शुरू में भी बता रखा है कि 3 sp3 में अकेला इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक sp3 में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि अमोनिया है, अमोनिया के समान अमोनिया बोलता हूँ, अरे फास्फोरस है ना, फास्फोरस ही नहीं, फास्फीन की संरचना पिरामिडी होता है। इसका केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, sp3 संकरित अवस्था में होता है, जिनके तीन संकरित कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा चौथे कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने बताया ना, ये वाला युग्मत है ना, जिसकी संरचना पिरामिडी होती है। यहाँ पर ये मत लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि इसके 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो कक्षक है वो हाइड्रोजन के 3 कक्षक से जुड़ेंगे। क्लियर, ये इसके, ठीक है, और एक लोन पेयर के रूप में बचे रहेगा। क्लियर है, वो सब नॉर्मल लिख देना। उसके बाद कि इसके जो pH3 है उसमें बंध कोण का मान है 94 अंश होता है। कैसे, क्योंकि झुका हुआ होता है ना, 94 फाइंड। क्लियर है, तो ये हो गया संरचना। आगे आता है हम लोग रासायनिक गुण में चलते हैं। कौन कौन से रासायनिक गुण है, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। पहला आता है वायु के साथ क्रिया। मैं भौतिक गुण बताता हूँ आपको, बताइए, यहाँ इसके जस्ट बाद आएगा भौतिक गुण, लेकिन भौतिक गुण नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है ना, मेरी मर्जी और क्या है। तो सीधा चलते हैं हम लोग रासायनिक गुण में। रासायनिक गुण में क्या है, वायु के साथ क्रिया करता है, तो मैं यहाँ पर डिटेल लिखूंगा नहीं, केवल समीकरण बताऊंगा, ठीक है। तो फास्फीन है, pH3 है, वह किसके संपर्क है, वायु के संपर्क में आती है, तो क्या होता है, तो फास्फीन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होती है ना, और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बनाती है। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल मतलब क्या होता है, देखिए ये हाइड्रोजन है अपने पास, फास्फोरस भी है और ऑक्सीजन है, तो ये मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बनाएगा HPO3। क्लियर है, और हमारे पास कितना हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन तो यहाँ निकल गया, ठीक है। फास्फोरस 1 था, ये भी निकल गया। ऑक्सीजन 2 था भैया, यहाँ पर 3 हो गया, तो एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन बचे, मतलब क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो फास्फीन वायुमंडलीय ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीकृत होकर मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बनाता है, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा आता है क्लोरीन के साथ क्रिया। तो फास्फीन है वो, यहाँ पर फास्फोरस बोल दूंगा तो आप लोग फास्फीन समझ जाइएगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत होइएगा। तो फास्फीन है वहाँ क्लोरीन के साथ क्रिया कर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है क्या, यहाँ पर 4 है क्या, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी ना, 2 दूनी 4, हाँ चलिए। तो क्लोरीन के साथ क्रिया, तो क्लोरीन के साथ क्या होता है, फास्फोरस है वहाँ क्लोरीन के साथ जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाती है। कैसे, PCl5। हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 3 है क्या, क्लोरीन के साथ क्या बने, जुड़ के क्या बनेगा, HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो फास्फोरस की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या 5 है, इधर कितना है, 3 है क्या, 2 है क्या, और इधर क्या है, 1 है, तो 5 1 6 हो गया, इधर 3 कर देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, तो ये 5 और ये 6। हाइड्रोजन की संख्या देखो तो ये 3 है, इधर 1 है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा, तो क्लोरीन की संख्या और बढ़ गई, तो 5 3 8 हो गया, तो ये 4 दूनी 8 कर दो इसको, ठीक है। फास्फोरस की संख्या, क्लोरीन की संख्या क्लियर है, 3 4 दूनी 8 क्लोरीन, 5 3 8 क्लोरीन, खत्म, है ना। तो फास्फोरस है क्लोरीन के साथ जल कर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। दूसरा गुण भी हो गया। तीसरा देखिए अपचायक गुण, अपचायक की तरह कार्य करते हैं। देखिए तो फास्फीन है वह अमोनिया की अपेक्षा, NH3 अमोनिया की अपेक्षा शीघ्रता से हाइड्रोजन देता है, इसलिए यह प्रबल अपचायक है। प्रबल क्या है, अपचायक है। क्लियर है। क्षारीय गुण, ठीक है। तो क्षारीय गुण में क्या होता है कि फास्फीन है अमोनिया की अपेक्षा दुर्बल क्षार है, जो कि जल में विलयशील है, और इसका जलीय विलयन है लिटमस के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं। PH3 क्षारीय गुण, एक चीज़ आपको पता है, फास्फोरस है क्या, हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो अच्छा फास्फोरस का तो लोन पेयर है ही, है ना, हाइड्रोजन को भी जोड़ लेगा, क्लोरीन को भी जोड़ लेगा, मतलब क्या बनाएगा ये PH4Cl, मतलब क्या आएगा, फास्फोनियम क्लोराइड। क्लियर है। और HBr के साथ करेंगे तो फास्फोनियम ब्रोमाइड बनाएगा, और क्या है ना। 5वां है अपघटन। वायु की अनुपस्थिति में विद्युत स्कार्प में वायु की अनुपस्थिति में विद्युत स्पार्क में
34-40 डिग्री सेल्सियस पर फास्फिन अपघटित होकर लाल फास्फोरस तथा H2O देता है। क्या बोला मैंने कि वायु की अनुपस्थिति में विद्युत स्पार्क में 3440 डिग्री सेल्सियस पर फास्फिन अपघटित होकर लाल फास्फोरस तथा H2 देता है। तो क्या है PH3 अपघटन करा दो, P4 में अपघटन हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 3 है क्या, इधर तो 3 नहीं कर सकता मैं, फास्फोरस संख्या 4 है क्या, तो 4 कर देते हैं, तो 4 या 12 हो गया हाइड्रोजन, तो 6 दूने 12 इधर कर दो, खत्म, ठीक। तो इस तरह से हो गया ये फास्फिन के रासायनिक गुण।